हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सुप्रिया पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग के मुख्य सेविका भर्ती पे स्टे लग गया है, परिणाम घोषित नहीं हो सकता। और आप लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए और आगे हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो रहेगी और पूरा इसको डिटेलिंग समझते हैं कि क्या क्या प्रोसेस था और कैसे क्या हुआ, उसके बाद स्टे लगा, उसके बाद आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आयोग क्या करेगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप लोग। फालतू चीज़ें नहीं होती हैं वीडियो में, पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देंगे। देखते हैं कि ये पहले ये इस पेज को पढ़ के उसके बाद हम डिटेलिंग देखेंगे, नोटिफिकेशन का पार्ट देखेंगे। कुछ कुछ उसमें भी चीज़ें दी हुई हैं, इसके बारे में दिया है कि नहीं दिया है नोटिफिकेशन में, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखिए, मुख्य सेविकाओं की भर्ती मामले में सरकार से जवाब तलब, और ये इसमें दिया हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सेविकाओं की भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार के स्तर के अधिकारी का जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। पहले से कार्यरत मुख्य सेविकाओं के नियमित करने में कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसकी भी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने अनीता सिंह व 75 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों का तर्क था कि वे 2003 से बतौर मुख्य सेविका काम कर रही हैं। 2018 में नियमितीकरण के लिए उन्होंने निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार के समक्ष प्रत्यावेदन दिया था। निदेशक ने उन्हें शासन के समक्ष भेज दिया था, लेकिन शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। शासन ने मुख्य सेविकाओं के 2693 पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। इनमें 126 पदों पर बतौर मुख्य सेविका काम कर रही याचियों के पद भी शामिल हैं। अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि याचियों की नियमितीकरण की मांग खारिज कर दी गई है, क्योंकि ये नियमितीकरण नियमावली 2016 के मानदंडों को पूरा नहीं कर रही है। इस संबंध में याचियों को सूचित भी कर दिया गया था। उन्होंने कहा है कि याचियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है, केवल अपने नियमितीकरण की मांग की गई है। ये था एक वो। इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने अगर ये कहा है कि 126 पद जो है 126 पदों पर बतौर मुख्य सेविका का काम कर रही हैं, याचियों के पद भी शामिल हैं। लेकिन उनमें से अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे, मैं आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगी। नोटिफिकेशन आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा इंगित नहीं है कि ये रहा हम लोग का नोटिफिकेशन। आप अगर इसमें से ध्यान से देखें तो इसमें नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा इंगित नहीं है कि उन लोगों का 126 पद इसमें जोड़ा गया है और उन लोग को प्रमोट किया जाएगा। अगर आप चयन प्रक्रिया में देखें तब भी आप पहले आप वैकेंसी देखें। वैकेंसी देखिए कैसे किस तरीके से दिया है। इसमें ऐसा कहीं भी विवरण नहीं दिया है कि जो है उनका 126 पद इसमें जोड़ा गया है या उनको प्रमोट करने के लिए ऐसा कुछ लिखा गया है इसमें। और आगे हम लोग अगर देखें तो आप चयन प्रक्रिया देखिए, शैक्षिक तो आप देखिए, पहले चयन प्रक्रिया देखिए। चयन प्रक्रिया में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है। विज्ञापित पदों पर चयन अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 द्वारा प्रख्यात उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 4/2017 1/1/2017 का 2 दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यात उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 1103/47 का 3 2020 13/17/2020 13/17/2020 दिनांक 20/11/2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी।
यहाँ एक पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। उन्होंने ऐसा कुछ ना सीट का विवरण दिया है कि सीट आप लोग के लिए रिजर्व है, आप लोग को प्रमोट किया जाएगा, या फिर ऐसा कुछ उसमें नहीं दिया है कि आप लोग को जो है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि इसमें कहीं भी ऐसा इंक्लूड नहीं किया गया है कि उन लोगों का 126 पद इसमें जोड़ा गया है, जबकि ये केस उन लोगों का 2018 में खारिज कर दिया गया था, जो कि नियमावली 2017 फॉलो नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने जब ये पद निकाले गए तो उन्होंने फिर से केस कर दिया था। आप इसमें देख पा रहे होंगे, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। आप इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे, इसमें उन्होंने अगर उन लोगों ने जिक्र किया है, देखिए केस जो है किया गया है। याचियों का तर्क था कि वे 2003 से बतौर मुख्य सेविका काम कर रही हैं, उन्होंने तर्क दिया था। और आगे अगर इसमें दिया था कि ये खारिज कर दिया गया है। आगे हम लोग अगर देखें तो इसको आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें डिटेलिंग पूरी की गई कि उन्होंने फिर से क्यों कोर्ट में याचिका दायर करी। और ये है माननीय श्रीमती संगीता चंद्रा जे, श्री HN सिंह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनीत कुमार सिंह की सहायता से, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील श्री नीरज त्रिपाठी, श्री शशांक शेखर सिंह की सहायता से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता राज्य प्रतिवादी संख्या की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील 2 और 3 और श्री सिद्धार्थ सिंगल प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वकील इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश के अनुसरण में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री नीरज त्रिपाठी ने निदेशक बाल विकास सेवा और पुष्टाहार यूपी लखनऊ के कार्यालय से दिनांक 23/9/2023 को भेजे गए एक विस्तृत निर्देश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने जो हम लोग का बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग है लखनऊ का, उनके द्वारा जो है उस कार्यालय के द्वारा और 23/9/2022 को एक विस्तृत निर्देश भेजा गया था, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया। निर्देशों के साथ राज्य सरकार के एक निर्णय को संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से सूचित किया गया। दिनांक 23/9/2022 को भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निदेशक का एक प्रस्ताव दिनांक 4/4/2018 जिसे रिट याचिका का आधार बनाया गया है को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि 2016 के नियमितीकरण जिन नियमों ने एक कट ऑफ तारीख निर्धारित की है और याचिकाकर्ता नहीं है। नियमितीकरण नियम 2016 के अनुसार निर्धारित पात्रता मानदंड के साथ आना। निर्देश को यह भी सूचित किया गया था कि दिनांक 4/7/2022 की उच्च स्तरीय बैठक के बाद कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी है और आज तक कोई बैठक नहीं हुई। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, जिसके अलावा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 3/8/2022 को चुनौती नहीं दी गई है और याचिकाकर्ताओं द्वारा केवल उन पदों के संबंध में नियमितीकरण के लिए प्रार्थना की गई है जिन पर याचिकाकर्ता काम कर रहे हैं। ऐसे चयन के बाद खाली रह गई रिक्तियों के आधार पर बाद के चरण में विचार किया जाएगा। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री नीरज त्रिपाठी ने प्रार्थना की और उन्हें जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। इस मामले को 16/12/2022 को सूचीबद्ध करें। ये जो है जब 16 दिसंबर 2022 की डेट पड़ी थी, ये पेपर काफ़ी तब की है और ये जो है उसके पहले का था, जो है उसके पहले से ही ये केस चल रहा था। ये वैकेंसी नहीं आई थी, इसके बारे में जिक्र भी कहीं नहीं हुआ था, उसके पहले से ही कोर्ट में ये मामला चल रहा था। और अब जाके जब ये वैकेंसी आ गई तो उन लोगों ने सोचा अगर ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग के लिए सीट नहीं बचेगी, तो हम लोग जो है इतने दिन से काम कर रहे हैं और परमानेंट नहीं हो पाएंगे। उन लोगों का मानना ये है कि अब आप इधर देखेंगे 2022, आप ये डेट देखिए, डेट कितनी लगी है। आप यहाँ देख रहे होंगे डेट है 1/9/2022,
फिर 7/9/2022, 15 को लगा, 20 को लगा, 27 को लगा, फिर 10/10/2022, 14/10/2022, 16/12/2022, 23/12/2022, फिर 6/1/2023 को, 13/1/2023, 20/1/2023, 28/2/2023, 25/5/2023, 25/7/2023, 25/8/2023, 25 और 23/8/2023 और 24/8/2023, 15/9/2023, 27/9/2023, 13/10/2023, फिर 17/11/2023, फिर 13/12/2023, 20/12/2023। हम लोग को सिर्फ ये 2 डेट पता है और इसके पहले ये जो है केस चल रहा था। अब यहाँ आके उन लोगों ने स्टे ले लिया कि अगर हम इन लोगों का रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो हम लोग के पद की सुनवाई नहीं हो पाएगी। उन लोग के पास कोई ये केस तो उन लोगों ने पहले से ही कर रखा था, लेकिन उन लोगों को कोई वो नहीं मिल रहा था, क्लू नहीं मिल रहा था कि इसके माध्यम से हम लोग अपनी सीट मतलब परमानेंट करा लें। लेकिन अब ये उन लोग को बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर है, कन्फर्म है कि सरकार इसमें अब, पहले तो आप देख रहे होंगे डेट पे डेट लगती गई, लेकिन उसके तरफ से आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके पहले आयोग जो है, बाल पुष्टाहार विभाग जो है, इसके पहले जितनी भी मतलब वो हुए थे, केसेस हुए थे, जितने भी रिपोर्ट हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया था, वो आयोग से कहा गया था, UPSSI आयोग से नहीं। ये उस मतलब विभाग से कहा गया था, जो विभाग शासन है, बाल पुष्टाहार विभाग, उससे कहा गया था, ना कि UPSSI आयोग से। अब 20/12/2023 जो है, उसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नीचे आप देखिए फिर समझेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ इसमें शायद PDF नहीं लगा है। मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ तो आप इसमें देख रहे होंगे नीचे, यहाँ देखिए, यहाँ आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें PDF मतलब इस PDF में मैंने वो इंक्लूड नहीं किया, वो जो वायरल हो रहा था एक कोर्ट कॉपी थी, आप उसको देखे होंगे। उसमें आप देख रहे होंगे, इसमें बताया गया है नियमितीकरण के लिए उन्होंने बाल निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था। निदेशक ने इसे शासन के समक्ष भेज दिया था, ये बात है। लेकिन UPSSI आयोग जब रिजल्ट ना घोषित करना है, मतलब ना घोषित करने के लिए मना किया गया, तब आयोग इसमें UPSSI आयोग को इंक्लूड किया गया, पहले इसमें नहीं था। लेकिन अब UPSSI आयोग, अब पहले तो 2 ही था, शासन स्तर था और जो है बाल पुष्टाहार विभाग था, 2 ही स्तर था। लेकिन अब UPSSI आयोग यानी कि तीनों को इंक्लूड कर दिया गया उसमें। अब देखना ये है कि अगर आयोग जो है, आयोग पहले शासन से आदेश लेगा, शासन से आदेश लेने के बाद फिर आयोग आएगा, आयोग में जो भी होगा वो विभाग में आएगा, बाल पुष्टाहार विभाग में, उसमें जो भी उन लोगों ने अपना नियमावली बना के रखा होगा, उसको अगर फॉलो कर रहा होगा तो उन लोग को नियमितीकरण के लिए, जबकि इन लोगों ने केस दायर किया 2018 में, 2018 में जब इन्होंने केस दायर किया तो 2017 की जो भी नियमावली थी, 2016 की जो नियमावली थी नियमितीकरण वाली, उन मानदंडों को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। कोर्ट में ये खारिज भी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पता नहीं कैसे याचिका फिर से डाली और फिर से ये लोग अपना केस लड़ते गए। और आगे आकर के अब ये क्लू मिल गया है हम लोग की वैकेंसी के साथ ऐड होने के लिए, तो ये लोग अपना ऐड कर रही हैं उसी में। अब UPSSI आयोग क्या करेगा, देखना ये है। इसमें टाइम तो बहुत लग जाएगा, इसको सॉल्व करने में टाइम बहुत लगेगा, ये आप लोग को पता ही होगा। अब एक ये न्यूज़ वायरल हो रहा है, इसमें देखिए, ये भी हरदा है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आप जो है अलग से इसमें 2019 वाले सॉरी 2000 नहीं, 1992 वाले में आप देखेंगे तो इसमें अधिमानी अहर्ता में इसमें दिया गया है कि अधिमानी अहर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव हो, इसमें ये दिया गया है। एक PDF और वायरल हो रहा था, आप लोग शायद उसको देखे होंगे। अब मैं उसको ऐड करना चाहूँगी अभी। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे, यहाँ दिया है कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख पा रहे होंगे संक्षिप्त विवरण। उत्तर प्रदेश शासन नियमावली, उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 में जिससे
आगे उक्त नियमावली कहा गया है, निम्न 5 में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए वर्तमान खंड 4 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया खंड रख दिया जाएगा। अर्थात वर्तमान में खंड 1 है और खंड 2, आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। लिखा है कि वर्तमान खंड 4 मुख्य सेविका पहला में 75% महिला अभ्यर्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती, और दूसरे में दिया है 25% ऐसे हाई स्कूल या आगे इसको स्क्रॉल करने पे देखिए, ऐसे 25% ऐसे हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती में से जिन्होंने इस रूप से 10 वर्ष तक निरंतर सेवा पूरी कर ली हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 45 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा। और ऊपर दिया है स्तंभ नंबर 2 में एतद द्वारा प्रतिस्थापित खंड 4 मुख्य सेविका 50% महिला अभ्यर्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 50% हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो और 45 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न कर ली हो, नियम 15 ख के अनुसार चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये 1992 की है नियमावली जिसमें ये कहा गया है। इसमें 75 और 25% की बात की गई है और जो है 25% की बात की गई है, 75-25 की। आगे हम लोग देखेंगे 1900 नियमावली संशोधन हुई 2017 में। 2017 में जब नियमावली संशोधन हुई तो उसमें ये सारी चीज़ें हटा दी गई, साक्षात्कार बंद कर दिया गया। और इस माध्यम से अगर इन लोग को प्रमोशन दिया जाए तो किस आधार पर दिया जाए, ऐसा कहीं है नहीं। तो आयोग जो है विभाग जो है एक बार उन लोग को अपना वो निर्देश भेज चुका था, बता दिया था कि ऐसे ऐसे है, तो कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था। लेकिन फिर भी ये लोग पता नहीं कि पीछे पीछे लगे हुए हैं। इसमें अब कुछ रह नहीं गया है, ये है कि इसमें टाइम तो लगेगा अभी। आई होप कि आप सब ये सब समझ गए होंगे। अब आगे एक छोटी सी न्यूज़ थी कि मुख्य सेविका में अगली सुनवाई 5 जनवरी 2024 को लगी है। अब कहा गया है कि उम्मीद है 2-3 सुनवाई में आपका केस निपट जाएगा। तो आप लोग इस आधार पे देख सकते हैं कि अभी कितना टाइम और लगेगा। एक डेट लगने में 15 दिन लग जाते हैं। तो मान लीजिए अगली सुनवाई जैसे मान लीजिए 5 जनवरी को पड़ रही है तो 15-20 दिन बाद एक डेट और लग जाएगी, मान लीजिए 2 दिन, यानी कि फरवरी तक में भी कुछ हो सकता है। तो उम्मीद बना के रखिए। और उम्मीद के साथ साथ हम लोग एक काम और करेंगे। हम लोग को अभी चलना है जनता दरबार। हम लोग के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि जनता दरबार, पिछली वैकेंसी जब एनम की हुई थी आप लोग ने देखा होगा 9000 वैकेंसी थी उसमें। उस टाइम क्या हुआ था कि कोर्ट केस उन लोगों में भी हो गया था, जो संविदा कर्मी वाली लड़कियां थीं उन लोग भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाया था उन लोगों को भी। वो लोग 5 महीने इसी वजह से झेली थी। कोर्ट में चला गया था मामला, सब लोग कह रहे थे कोर्ट गया, अब आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने लगभग जनता दरबार में, आप वीडियो सर्च करके देखोगे तो लगभग उन्होंने जनता दरबार में जब से कोर्ट में वैकेंसी गई थी 4-5 बार वो लड़कियां गई थी। 5वीं बार उन लोग का काम जून में जाके हुआ था। हमें लगता है कि गया था जनवरी में गया था कोर्ट में, और जून में जो है जनता दरबार से ही उन लोग का सोल्यूशन निकला था। उनका था बर्थडे, क्या कहते हैं, सीएम सर का बर्थडे था, उसी पे उन लोगों ने जा कर के मांग रखा था। और जिस दिन उनका बर्थडे था उसी दिन उन्होंने सुनवाई रखा था गोरखपुर में जनता दरबार में, उसमें भी लड़कियां गई थी। उसके पहले से 4-5 बार ज्ञापन उन लोगों ने वो लोग दे चुकी थी। और वो उस दिन भी वो लोग गई थी। उसी दिन उनका जो है सुनवाई किया गया था। और सीएम सर ने कहा था कि ये जो जितनी भी सीटों पे केस है वो हम पहले इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे, चेक करवाएंगे कि किस आधार पे कोर्ट पे गया है, और उसके बाद उसको हम सलूशन ढूंढेंगे।
इस तरीके से उन लोग का सॉल्व हुआ। उन लोग आयोग पता नहीं कितनी बार गए, धरना दी, पता नहीं क्या क्या की, और बहुत बार उन्होंने बैनर पोस्टर ले लेके वो लोग धरना भी दी और सीएम सर से जो है जनता दरबार में गुहार लगाई। और फिर उसके बाद आयोग भी वो लोग गई, बहुत बार आयोग गई उन लोगों ने, धरने भी दिए और सचिव सर से बात भी की। तो सचिव सर एक ही बात कह रहे थे कि आप जनता दरबार जाइए, सीएम सर से, शासन से जो है गुहार लगाइए, वहीं आप लोग का काम बनेगा। तो शासन स्तर पे उन लोगों ने अपना जो भी था ज्ञापन के माध्यम से या किसी अन्य तरीके के माध्यम से उन्होंने अपना काम निकलवाया, उन लोगों का काम हो गया। और ऐसे ही देखेंगी आप, जब यहाँ आके देखेंगी क्या कहते हैं 69,000 वाली, ये भी कोर्ट केस चल ही रहा था। सीएम सर से बच्चे धरना दे के गुहार लगा के किसी भी तरीके से, तो ऐसी भी वैकेंसी जो है उन लोगों ने भी फाइनल कराया था। दरोगा वाली भी गई थी ऐसे ऐसे, वो भी पूरा हुआ था, तो ये भी पूरा होगा हम लोग वाला भी। तो हम लोग एक डेट फिक्स करेंगे, जनता दरबार चलेंगे। और दूसरी जो है कुछ बच्चियां जो है वो लखनऊ जाने के लिए कह रही हैं, तो वो लोग लखनऊ जाएंगी। एक बढ़िया सा प्रॉपर हम लोग अपना ज्ञापन लिखेंगे, अपनी समस्याएं लिखेंगे, ज्ञापन लिखेंगे, उस पर सब लोगों का हस्ताक्षर होगा और बहुत सारी लड़कियों का हस्ताक्षर होगा। वो हम लोग सचिव सर को देंगे, अपना रिक्वेस्ट करेंगे सचिव सर से। हालांकि उनको ये सारी बातें पहले से ही पता है कि कोर्ट जा चुकी है और कुछ ना कुछ तो हल निकल के आएगा ही वहाँ कोर्ट आयोग जाने से। उसके बाद हम लोग जनता दरबार चलेंगे। बिना 3-4 बार जनता दरबार गए कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए हम लोग 2 लड़कियां गईं, अगली बार जब जाएं तो 2-4 लड़कियां अलग से जाएं, मतलब दूसरी लड़की जाए, फिर अगली बार जाए तो दूसरी लड़की जाए। ऐसे यहाँ भी आयोग में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। 2 लड़कियां जाएं, फिर अलग से कोई 2 जाएं, फिर अलग से कोई 2 जाएं, बार बार वही चेहरा ना दिखे, ऐसा लगे सर को कि सबको परेशानी है और सबको वैकेंसी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग के पास 2 ही ऑप्शन अब बचा है। एक है जनता दरबार हम लोग जाएं और कई चेहरे जाएं, ऐसा नहीं कि 2 ही लड़कियां बार बार जाएं। जैसे आज गई 2-4-10 दिन बाद कोई दूसरी जाए, 2-4-10 दिन बाद कोई दूसरी जाए, इस तरीके से अगर होगा तो वहाँ भी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब सुनवाई नहीं होगी। और जैसा सब लोग कह रहे थे कि सचिव सर सुनवाई नहीं करते हैं, सुनवाई करते हैं, सुनते हैं, सबकी समस्याओं को सुनते हैं, बहुत आराम से सुनते हैं और मिलने भी दिया जाएगा हम लोग को, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक डेट फिक्स की हैं लड़कियां, उस डेट पे वो लोग जाएंगी। और हमें लगता है कि 28 तारीख को शायद जाएंगी लखनऊ लड़कियां। 28 तारीख को लखनऊ जाने वाली हैं आयोग। फिर जनता दरबार के लिए फ़िक्स किया गया है 26 को शायद जाएंगी। 26 को लड़कियां जाएंगी जनता दरबार, 28 को जाएंगी आयोग। तो ये 2 डेट हमें लगता है फिक्स किया गया है। आगे जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आप चैनल के माध्यम से चैनल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं और चैनल से जुड़ भी सकते हैं। आई होप कि इतना सारा लंबा चौड़ा वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप लोग समझ पाए होंगे कि ये क्या मैटर है। तो इसको एक छोटी सी अपडेट तो नहीं कह सकते, बड़ी सी अपडेट हो गई। और मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।